इतिहास के पन्ने बैंक रॉबरी की कहानी से भरे पड़े हैं, मगर आज हम जिस बैंक रॉबरी की कहानी सुनाने जा रहे हैं वो अमेरिका के इतिहास की एक ऐसी कहानी है जिसकी दुनिया में शायद दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। दोस्तों, जब भी कहीं बैंक रॉबरी होती है तो रॉबर्स बैंक में घुसकर आम पब्लिक या फिर बैंक अधिकारी को गन पॉइंट पर लेते हैं और अपनी मुंह मांगी रकम वहां से लेकर चले जाते हैं। और कई बार रॉबर्स बिना किसी की नज़रों में आए ही बैंक लूटकर चले जाते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, आपने कभी सुना कि कोई चोर बैंक लूटने के लिए जाए और उसके हाथ में गन नहीं बल्कि उसकी गर्दन में लाइव बॉम्ब लगा हो और बैंक अधिकारी से कहे कि जल्दी से मुझे पैसे दे दो वरना ये बम ब्लास्ट कर जाएगा। बैंक अधिकारी उसे पैसे भी दे दे और थोड़ी देर बाद वो बम ब्लास्ट भी कर जाए। अमेरिकी इतिहास में इस कहानी को पिज्ज़ा बॉम्ब या फिर कॉलर बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकी पुलिस ने इस केस से जुड़ी सारी मिस्ट्री को सुलझा दिया, मगर आज भी कुछ लोग इस केस को अनसॉल्व समझते हैं। तो आइए जानते हैं दिमाग को घुमाकर रख देने वाले अमेरिका में हुई इस बैंक रॉबरी की पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में। बात 28 अगस्त 2003 की है। अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया। इसी पेंसिल्वेनिया शहर में एक पिज़्ज़ा का शॉप हुआ करता था जिसका नाम था मामा मियाज़ पिज़्ज़ा शॉप। इस पिज़्ज़ा शॉप पर एक ब्रायन विल्स नाम का नौजवान पिछले 10 साल से काम किया करता था। ब्रायन विल्स एक ईमानदार और मेहनती एम्प्लॉय था। पिछले 10 साल में ब्रायन विल्स टाइम से अपनी ड्यूटी पहुंच जाया करता था, यानी वो ड्यूटी जाने में कभी नागा नहीं करता था। हाँ, एक बार उसकी बिल्ली की मौत हो गई तो ड्यूटी नहीं पहुंचा। ब्रायन विल्स इस शॉप पर पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए एक ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था, जबकि पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए उसके साथ में एक शख्स और जाया करता था और कभी कभी ये दोनों काम यानी ड्राइविंग और डिलीवरी ब्रायन विल्स को ही करना पड़ता था। 28 अगस्त 2003 दोपहर 1:25 पर इस मामा मियाँ शॉप पर एक कॉल आता है। कॉल करने वाला 2 पिज़्ज़ा डिलीवर करने को कहता है। इत्तेफाक से ब्रायन विल्स उस रोज़ ड्यूटी पर अकेला ही था, उसका दूसरा साथी किसी वजह से छुट्टी पर था। ब्रायन विल्स को 2 पिज़्ज़ा पैक करके दिया जाता है। ब्रायन विल्स गाड़ी में बैठता है और पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए शॉप से निकल पड़ता है, लेकिन ये पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं होता और अगले 1 घंटे बाद दोपहर 2:28 पर एक शख्स इसी पेंसिल्वेनिया शहर के एक पीएनसी बैंक में दाखिल होता है। बैंक में दाखिल होने वाला शख्स हुलिये से अजीब लग रहा था। उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी अजीब थे। चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उसके हाथ में एक छड़ी टाइप की कोई चीज़ थी। उसकी गर्दन में एक मोटी सी हथकड़ी लगी हुई थी जिसका थोड़ा सा हिस्सा उसकी टी शर्ट के कॉलर से ढका हुआ था। दोपहर 2:28 पर यह शख्स बैंक में दाखिल होता है, अपनी जेब से एक नोट निकालता है और बैंक अधिकारी के हाथ में थमा देता है। इस नोट में लिखा था कि मैं बैंक लूटने के लिए आया हूँ, मेरी गर्दन में एक लाइव बॉम्ब लगा है जो किसी भी वक्त फट सकता है, तो आप $2.5 लाख बैग में डालकर हमारे हवाले कर दें ताकि मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँ। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट का समय है और हाँ, कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना क्योंकि हमारी गर्दन में जो बॉम्ब फिट है उसमें कई सारे लॉक लगे हैं जिसकी चाबी किसी और शख्स के पास है, और अगर आपने कोई चालाकी या पैसे देने में देर लगाई और ये बम फट गया और इससे जो नुकसान होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी गर्दन में लाइव बम लगाकर बैंक में दाखिल होने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि यही मामा मियाज़ पिज़्ज़ा शॉप पर काम करने वाला ब्रायन विल्स था। बैंक अधिकारी नोट पढ़ता है और कहता है कि देखो, तुम जितने पैसे मांग रहे हो वो लॉकर में रखे हैं और लॉकर की चाबी किसी दूसरे ब्रांच में है, तो तुम जितने पैसे मांग रहे हो उसके लिए 15 मिनट का समय बहुत कम है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। ब्रायन विल्स कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है, तुम्हारे पास जितना कैश है वही दे दो। बैंक अधिकारी $8,702 एक बैग में डालकर ब्रायन विल्स के हवाले कर देता है। ब्रायन विल्स पैसे लेकर अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से निकल जाता है। बैंक से निकलने के बाद ब्रायन विल्स एक रेस्टोरेंट पहुंचता है। रेस्टोरेंट के किनारे में जाता है, वहां रखे हुए एक बड़े से पत्थर को उठाता है। पत्थर के नीचे से उसे एक चाबी और नोट मिलता है और अभी उस नोट को पढ़ना शुरू ही करता है तभी ब्रायन विल्स को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। ब्रायन विल्स जब बैंक से निकला था, बैंक अधिकारी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और फ़ोन करने के 15 मिनट बाद ही पुलिस ने ब्रायन विल्स को चारों तरफ से घेर लिया था। अब पुलिस ब्रायन विल्स को गन पॉइंट पर लेती है और भीड़ से बचने के लिए खाली मैदान की तरफ जाती है। ब्रायन विल्स के दोनों हाथ पीछे की तरफ हैं। अब पुलिस ब्रायन विल्स से पूछताछ करती है। चूँकि मामला एक लाइव बम का था जो किसी भी वक्त फट सकता था, इसीलिए कुछ पुलिस वाले इस जगह से लोगों को दूर भेजने की कोशिश कर रहे थे ताकि अगर बम फटे भी तो ज़्यादा नुकसान न हो। दूसरी तरफ बम स्क्वाड को भी फ़ोन कर दिया जाता है।
ब्रायन विल्स कहता है कि देखिए सर, हमारी गर्दन में एक लाइव बम लगा है। इस बम में 4 की लॉक और 3 डिजिट का कोड लगा है। बम में जो 4 की लॉक लगे हैं उसकी चाबी हमारे पास नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने हमारे गले में इस बम को बांधा है उन्होंने इन चाबियों को 4 अलग अलग जगहों पर छुपा कर रखा है। इन चाबियों में से मुझे पहली चाबी मिल चुकी है। इसकी दूसरी चाबी हासिल करने के लिए इस पत्थर के नीचे से जो हमें नोट मिला है और उस नोट में जिस जगह की निशानदेही की गई है हमें वहां जाना पड़ेगा। हमें उस जगह दूसरी चाबी और एक नोट और मिलेगा और उस नोट से हमें पता चलेगा कि इसकी तीसरी चाबी कहाँ है। तीसरी जगह हमें एक नोट और मिलेगा जिसकी निशानदेही पर हम चौथी चाबी को हासिल करेंगे और चौथी जगह जो हमें नोट मिलेगा वो नोट हमें उस शख्स के पास पहुंचाएगा जो इस बम में लगे 3 डिजिट कोड के बारे में जानता है। और अगर समय रहते हुए हमने इन तमाम चाबियों को हासिल कर लिया तो हो सकता है हमारी जान बच जाए। तो प्लीज़ सर, आप हमें इस वक्त जाने दीजिए, हमारी जान खतरे में है। और हाँ, जिन लोगों ने हमारे गले में इस बम को बांधा है वो हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, इसीलिए आप इसे खोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप चाह कर भी इसे खोल नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें शक हो गया वो बटन दबाएगा और बम ब्लास्ट कर जाएगा। अब ब्रायन विल्स की बातें सुनकर अमेरिकी पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि इससे पहले ऐसा बम न उन्होंने कभी देखा था और न ही ऐसे बम के बारे में सुना था जिसे एक हथकड़ी के अंदर फिट किया जाए और उसमें 4 लॉक भी हो। अमेरिकी पुलिस को लगता है कि ये कोई बहरूपिया है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब पुलिस सख्त अंदाज में ब्रायन विल्स से पूछताछ करती है कि सच सच बताओ, मामला क्या है और ये बम तुम्हारे गले में आया कैसे? तुम हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी तरफ जो पुलिस वाले भीड़ को खाली करा रहे थे उसका उल्टा होता है और बहुत सारे लोग उसके आसपास जमा हो जाते हैं। कई मीडिया वाले भी उस जगह पहुंच जाते हैं और बाकायदा ये पूरा ऑपरेशन टीवी पर लाइव चल रहा था। ब्रायन विल्स कहता है कि सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा नाम ब्रायन विल्स है और मैं एक निहायत शरीफ आदमी हूँ। पिछले 10 साल से मैं एक मामा मियाज पिज़्ज़ा शॉप पर काम कर रहा हूँ और अभी 1:25 पर मैं 2 पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए शॉप से निकला था। तभी रास्ते में हमें 3 लंबे तंगड़े लोग मिले जिन तीनों का रंग एकदम काला था और उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे गले में इस बम को बांध दिया और हमें एक नोट दिया। आप चाहे तो वो नोट पढ़ भी सकते हैं। पुलिस कार से नोट उठाती है और मामा मियाज पिज़्ज़ा शॉप को कॉल करती है तो पता चलता है कि ब्रायन विल्स सच कह रहा है। लेकिन पुलिस को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ब्रायन विल्स के गले में कोई बम बंधा है और तभी बम से बिप बिप की आवाज़ भी आने लगती है। अब पुलिस को पहली बार लगता है कि अगर ये सच हुआ फिर क्या होगा। बिप बिप की आवाज़ सुनकर लोग दूर भागना शुरू कर देते हैं। बम स्क्वाड को पुलिस ने पहले ही फ़ोन कर दिया था, लेकिन भीड़ की वजह से बम स्क्वाड उस जगह पहुंच नहीं पाती और अगले 1 मिनट बाद ही एक ज़ोर का धमाका होता है। पुलिस वाले अपनी जान बचाकर पीछे की तरफ भागते हैं। चारों तरफ धुआं फैल जाता है। चूँकि धमाका आगे की तरफ से होता है इसीलिए ब्रायन विल्स पीछे की तरफ भागता है और मौके पर ही ब्रायन विल्स की मौत हो जाती है। धुआं कुछ कम होता है तब तक बम स्क्वाड की टीम भी पहुंच चुकी थी। इतना ज़बरदस्त धमाका होने के बाद भी जिस हथकड़ी में बम को फिट किया गया था वो हथकड़ी ब्रायन विल्स के गले में अब भी मौजूद और सही सलामत था। बम फटने की वजह से न हथकड़ी टूटी और न उसका लॉक खुला। ब्रायन विल्स के सीने में 5 इंच लंबा होल हो चुका था। बम स्क्वाड हथकड़ी खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन 1000 कोशिशों के बाद भी उसका एक भी लॉक नहीं खुलता। रेस्टोरेंट के बाहर पत्थर के नीचे से ब्रायन विल्स को जो नोट मिला था, जिस नोट में दूसरी चाबी के लोकेशन के बारे में बताया गया था, पुलिस उस जगह भी पहुंचती है। वहां एक और पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर के नीचे से एक चाबी तो मिलती है मगर कोई नोट नहीं मिलता। यानी इस पूरी साजिश का जो मास्टरमाइंड था उसे पता चल चुका था कि ब्रायन विल्स की मौत हो चुकी है और इसीलिए उसने जानबूझकर दूसरे लोकेशन से नोट को गायब कर दिया ताकि पुलिस के लिए आगे का रास्ता बंद हो जाए और पुलिस अंधेरे में रह जाए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पुलिस अच्छी तरह समझ चुकी थी कि इसके पीछे किसी जीनियस आदमी का हाथ है। इधर तमाम कोशिशों के बाद भी जब ब्रायन विल्स के गले से वो हथकड़ी नहीं खुलती तो पुलिस का आला अफसरान की इजाज़त से तय होता है कि हथकड़ी के राज को जानने के लिए ब्रायन विल्स का गला काट दिया जाए। हालांकि ये किसी एतबार से मुनासिब फैसला नहीं था मगर अमेरिकी पुलिस के सामने मजबूरी थी। हथकड़ी की जांच पड़ताल ज़रूरी थी ताकि आगे से कोई भी ऐसा मामला हो तो उसे कंट्रोल किया जा सके। अब ब्रायन विल्स का गला काटकर कॉलर बम को बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है इसे लोहे के अलग अलग प्लेट्स को जोड़कर बनाया गया है। इस कॉलर बम में 4 लॉक थे जिसमें से 2 लॉक में चाबी लगने वाली थी और एक लॉक में 3 डिजिट का कोड लगा था। इसके अलावा ब्रायन विल्स के पास पुलिस को एक छड़ी जैसी चीज़ भी मिली थी। जब उसकी जांच हुई तो पता चला वो कोई स्टिक नहीं बल्कि एक गन था, एक केन गन जिसे हाथों से तैयार किया गया था। और जिस तरीके से इस गन और कॉलर बम को डिज़ाइन किया गया था इससे साफ जाहिर था कि यह किसी जीनियस आदमी का काम है।
अब कॉलर बम के प्लेट्स को पुलिस अलग अलग जगहों पर भेजती है। कई कबाड़ वालों से पूछती है कि इस तरह के प्लेट्स उन्होंने कहीं देखा हो या किसी से बेचा हो, पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। 28 अगस्त को ब्रायन विल्स की मौत हुई थी और सितंबर के पहले हफ्ते में पुलिस मामा मियाज पिज़्ज़ा शॉप पर पहुंचती है। वहां के ऑनर से बात करती है तो पता चलता है ब्रायन विल्स के साथ एक और शख्स पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाया करता था। पुलिस उस शख्स से पूछताछ करती है। वो शख्स पुलिस के सामने घबरा जाता है, हालांकि ब्रायन विल्स के बारे में कुछ बताता भी है। अब पुलिस अगले रोज़ पिज़्ज़ा ड्राइवर को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है, लेकिन पता चलता है कि उसी रोज़ शाम को उस पिज़्ज़ा ड्राइवर की भी मौत हो गई। और जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है पिज़्ज़ा ड्राइवर की मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई है। एक के बाद एक मौतें देखकर पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर, पुलिस जांच पड़ताल जारी रखती है और ब्रायन विल्स की मौत के 22 दिन बाद इसी पेंसिल्वेनिया शहर का रहने वाला एक शख्स पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि उसके गैरेज में एक डीप फ्रीज़र रखा है जिसमें एक शख्स की लाश पड़ी है। पुलिस फौरन उस जगह पहुंचती है तो पता चलता है सच में डीप फ्रीज़र में एक लाश पड़ी है। जिस शख्स ने पुलिस को फ़ोन किया था उसकी उम्र करीब 55 साल थी और उसका नाम था विलियम रास्टेन। सबसे पहले पुलिस लाश को बाहर निकालती है। लाश पूरी तरह बर्फ बन चुकी थी। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और विलियम रास्टेन को गिरफ्तार कर लाश के बारे में पूछताछ करती है कि ये शख्स कौन है, तुम्हारे डीप फ्रीज़र में इसकी लाश कैसे पहुंची, तुमने ही इसका कत्ल किया है, वगैरह वगैरह। रास्टेन कहता है कि इस आदमी का नाम रोडेन है, लेकिन मैंने इसे नहीं मारा, बल्कि एक लेडी है जिसका नाम है मेरी जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग, उसी लेडी ने इसे मारा है। रास्टेन ये भी बताता है कि करीब 25 से 30 साल पहले मेरी जोरी उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। मेरी जोरी 15 साल तक मेरे साथ बिताई, फिर मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया और ये रोडेन उसी मेरी जोरी का बॉयफ्रेंड है। इस केस को जितना सुलझाना चाहती थी ये इतना ही उलझता जा रहा था। खैर, पुलिस मेरी जोरी को उठाती है और जब उससे पूछताछ करती है तो एक नई कहानी सामने आती है। पता चलता है मेरी जोड़ी देखने में बेहद सुंदर, उसका दिमाग भी बेहद शातिर, पर वो कई तरह की दिमागी बीमारियों से जूझ रही थी। मेरी जोड़ी दिन में कुछ और होती, रात को कुछ और। वो अक्सर बातों को भूल जाती थी तो कभी अचानक से उसे कोई बात याद आ जाती थी। मतलब दिमागी तौर पर वो पूरी तरह फिट नहीं थी। उसके पति के अलावा उसकी ज़िंदगी में 4 लोग और आए, जिनमें से यही विलियम रास्टेन सिर्फ जिंदा था। बाकी चारों की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस ने मेरी जोरी से पूछताछ किया कि तुमने रोडेन को मारा है, तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। मेरी जोरी ने कहा कि रोडेन का कत्ल रास्टेन ने किया है और उसकी वजह यह है कि विलियम रास्टेन रोडेन से जलता था। लेकिन पोस्टमार्टम में जो सबूत मिले वो सारे सबूत मेरी जोरी के खिलाफ थे और इसीलिए पुलिस ने मेरी जोरी को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस को ये भी पता चलता है कि मेरी जोरी ने अपने एक बॉयफ्रेंड को 6 गोलियां मारी थी। एक ने फांसी लगाकर जान दे दी, उसका पति खाना खाते समय ज़मीन पर गिरा और मर गया और एक की लाश डीप फ्रीज़र से मिली। लेकिन इन सारी चीज़ों से इस बैंक रॉबरी और 2 लोगों की जो मौत हुई थी कोई कनेक्शन मिल नहीं रहा था। पुलिस ने आर्मस्ट्रॉन्ग को गिरफ्तार कर लिया जबकि रास्टेन को पुलिस ने आज़ाद कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीता और अब साल आ गया 2005 का। 2005 में पुलिस को एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला कहता है कि उसे कॉलर बम के बारे में जानकारी है। पुलिस अधिकारी पूछते हैं क्या। वो बताता है कि इस कॉलर बम के पीछे जो असल मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग है। फ़ोन करने वाला एक और शख्स का नाम बताता है, केनेथ बार्न्स। केनेथ बार्न्स टीवी रिपेयर का एक्सपर्ट था और उसने आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को रचा था। और वो पूरी कहानी कुछ यूँ थी। मेरी जोरी के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी और उसे लग रहा था कि उसकी दौलत को उसका बाप फिजूल में उड़ा रहा है और इसीलिए उसने अपने बाप को मरवाने के लिए केनेथ बार्न्स को तैयार किया। केनेथ बार्न्स कत्ल करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस काम के लिए बार्न्स ने आर्मस्ट्रॉन्ग से मुंह मांगी रकम मांगी और यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। आर्मस्ट्रॉन्ग ने केनेथ बार्न्स को पैसे देने के लिए रॉबरी का प्लान किया। इस रॉबरी में कई लोग शामिल थे, आर्मस्ट्रॉन्ग, केनेथ बार्न्स, विलियम रास्टेन, रोडेन, ब्रायन विल्स और इसका एक और साथी जो ड्रग्स के ओवरडोज से मारा गया। लेकिन रॉबरी से एक रोज पहले ब्रायन विल्स इस काम से इनकार कर गया और फिर 28 अगस्त को आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक पब्लिक बूथ से मामा मियाज पिज़्ज़ा शॉप में कॉल किया कि उसे 2 पिज़्ज़ा डिलीवर करवाना है। आर्मस्ट्रॉन्ग को पता था कि पिज़्ज़ा डिलीवर करने ब्रायन विल्स ही आएगा। जब ब्रायन विल्स पहुंचा तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती उसके गले में बम बांध दिया और उसे 55 मिनट का टाइम दिया कि इन 55 मिनट में 15 मिनट तुम्हें बैंक में लगाने हैं, बाकी के 40 मिनट में तुम्हें उन 4 जगहों पर जाना है जहां इस बम को खोलने वाली चाबियां रखी हुई हैं। लेकिन पूरा प्लान ये था कि ब्रायन विल्स पैसे लेकर आए या ना आए, उसे मरना हर हाल में था, क्योंकि कॉलर बम खोलने के लिए मेरी जोरी ने कोई चाबी रखी ही नहीं थी। मेरी जोरी ने सोचा हमें पैसे भी मिल जाए और ब्रायन विल्स मारा भी जाए, क्योंकि जब ब्रायन विल्स मर जाएगा तो फिर पुलिस आगे की कड़ी जोर नहीं पाएगी।
विलियम रास्टन के डीप फ्रीजर में जो लाश मिली थी उसे भी आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं मारा था। वो इसलिए कि रोडेन ने आर्मस्ट्रॉन्ग से कहा था कि वो उसका भांडा फोड़ देगा और फिर आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसका काम भी तमाम कर दिया और विलियम रास्टन से मिलकर उसकी लाश को डीप फ्रीजर में डलवा दिया। इस केस में 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, आर्मस्ट्रॉन्ग, विलियम रास्टन और केनेथ बार्न्स। साल 2010 में जेल में ही विलियम रास्टन की मौत हो गई, जबकि 2017 में जेल में ही ब्रेस्ट कैंसर की वजह से आर्मस्ट्रॉन्ग की भी मौत हो गई। लेकिन इस चोरी में शामिल इकलौता शख्स केनेथ बार्न्स आज भी जिंदा है। अमेरिका की यह बैंक रॉबरी हमेशा विवादों में घिरी रही। अमेरिका में आज भी कुछ लोगों का मानना है कि इस बैंक रॉबरी का असल मास्टरमाइंड कभी सामने आया ही नहीं, क्योंकि कॉलर बम को खोलने के लिए अलग अलग जो नोट रखे गए थे और उस नोट में जो राइटिंग लिखी थी, इस रॉबरी में शामिल किसी भी शख्स के हैंडराइटिंग से मैच नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका के इतिहास की एक ऐसी बैंक रॉबरी की कहानी जिसे कुछ लोग आज भी अनसॉल्व समझते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।